हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के शर्मा 620 में। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब होता है ऐसी संरचना जो तीन कोणों के ऊपर आधारित हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि ये एक तीन कोणों की आकृति है। ये एक तीन कोणों की आकृति है, लेकिन वो आकृति होनी चाहिए समकोण त्रिभुज की। वो आकृति होनी चाहिए समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है? समकोण त्रिभुज की पहचान होती है कि इसमें ये वाला एंगल हो वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष जो दो कोण बच जाते हैं उन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। यानी ये कह सकते हैं हम कि किसी भी त्रिभुज के ये जो तीनों कोण है, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यदि ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का है, यदि एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का है, तो ये शेष जो दो कोण बच गए, इन दोनों कोणों का योग भी हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा तो 90A और 90A त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो थी इसमें पहली कंडीशन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज कैसा ही हो, समकोण हो या समद्विबाहु हो, कैसा ही त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक की। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक है हमारा, उसमें क्या दिया हुआ होता है? इसमें दिया हुआ होता है कि ये अगर 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, उस भुजा को हम हमेशा कहते हैं कर्ण। दोस्तों, ये बात खास तौर पे ध्यान रखने की है कि हमें बोल दिया जाए कि ये एक त्रिभुज दिया हुआ है आपको। हमें बोल दिया जाए कि ये एक त्रिभुज दिया हुआ है आपको, और आपको पता करना है कि इसमें कर्ण कौन सी है और आधार कौन सी है और लंब कौन सी है। तो हम पता कैसे करेंगे? हमें दिया हुआ है ये, इसका मतलब होता है कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है। जब ये वाला कोण 90 डिग्री का है तो हम पहचान लेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो भुजा कर्ण होती है। दोस्तों, अगर वो भुजा कर्ण होती है तो अब हमें ध्यान क्या रखना है? इसमें दूसरी कंडीशन होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है, लेकिन इसमें एक थीटा और दिया हुआ होता है। प्रत्येक त्रिभुज में एक तो कोण दिया हुआ होगा और एक थीटा दिया हुआ होगा। यदि एक कोण और एक थीटा दिया हुआ होता है तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सी भुजा कर्ण है और कौन सी भुजा आधार और कौन सी लंब। तो कैसे पहचानेंगे? ये अगर हमें
ये वाली भुजा अगर हमें 90 डिग्री दे रखी है और ये वाला कोण हमें थीटा दे रखा है, ये वाला कोण हमें थीटा दे रखा है, तो हम सीधी सी बात को जान लेंगे कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उस भुजा को हम हमेशा कहते हैं दोस्तों लंब। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उस भुजा को हम हमेशा कहते हैं लंब। अब हमारे पास दो भुजा हो गई, एक तो भुजा हो गई 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा जिसको हमने नाम दिया कर्ण, और एक भुजा हो गई थीटा के सामने वाली भुजा जिसको हमने नाम दिया लंब। अब जब हमें मालूम है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, एक लंब, एक कर्ण और एक आधार, तो अपने पास में यहाँ दो भुजाएं हमें ज्ञात हो चुकी है, तो तीसरी भुजा आधार, बिल्कुल तीसरी भुजा क्या होगी, आधार होगी। तो इस तरह से हमें ये ज्ञान हुआ तीनों भुजाओं का। अब हम आगे पता करेंगे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं हम, कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये तीन बातें अभी तक हमने सीखी है। यदि इन तीनों बातों में कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों बातें हमने इस तरह से आपको पढ़ाई है कि आप चाहकर भी ये भूल नहीं पाएंगे, आप चाहकर भी ये भूल नहीं पाएंगे। ये तीन बातें हमने कवर की है। अब हम देखेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का एक खास फॉर्मूला। वो फॉर्मूला ऐसा है दोस्तों कि उसके बिना पूरी ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। उस फॉर्मूले के बिना पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बिल्कुल अधूरी सी है। अब वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वो एक छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आपको देखते ही याद हो जाएगा। फॉर्मूला है जिसको हम लिखते हैं लाल बटावा कक्का। ये फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक है, लाल बटावा कक्का। एल से मतलब है लंब, ए से मतलब है आधार और के से मतलब है कर्ण। अब लंब, कर्ण और आधार ये तीनों ही तो हमने अभी तक पढ़े हैं, ये तीनों ही तो बातें हमने अभी तक पढ़ी है। लेकिन इस फॉर्मूले का विस्तार अब हम पढ़ेंगे। इस फॉर्मूले का विस्तार किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले ये जो मैटर हमने पढ़ा है, सबसे पहले ये जो मैटर हमने पढ़ा है, इस मैटर के ऊपर ये जो तीन भुजाएं हमें प्राप्त हुई थी दोस्तों, ये तीन भुजाएं यदि एग्जामिनर हमें कोई दो भुजाएं देता है, यदि एग्जामिनर हमें कोई दो भुजाएं देता है और हमें कहता है कि तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए, तो वो तीसरी भुजाएं हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली चीज। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर हमें देता है लंब और आधार, एग्जामिनर हमें देता है लंब और आधार और हमें पूछ लेता है कि कर्ण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कर्ण ज्ञात किस तरह से किया जाता है, ये कर्ण ज्ञात किस तरह से किया जाता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होगा दोस्तों। कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अब दूसरी बात हमें पूछ ली जाती है कि यदि आपको
करण भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, तो आप ऐसा करिए, लंब ज्ञात कीजिए। तो जब हमें लंब ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो लंब ज्ञात करने के लिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में से दोस्तों हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर घटा देंगे। कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हैं तो हमें लंब का स्क्वायर मालूम चल जाता है। अब एग्जामिनर क्या करता है कि हमें कर्ण भी दे रखा है और लंब भी दे रखा है, और पूछ लेता है कि भैया आप ऐसा कीजिए, इसमें आधार ज्ञात कीजिए। तो हमें आधार ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर में से हमें लंब के स्क्वायर को घटा देना होगा। इस तरह से हमें ये तीनों भुजाएं विस्तारित रूप से निकालना आनी चाहिए दोस्तों। अब हम क्या देखते हैं आगे कि ये तो थे इनके फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलों को क्वेश्चन के आधार पर किस तरह से पुट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यदि हमें कर्ण निकालने के लिए कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमें कर्ण निकालने के लिए कहा जाता है, लंब दिया हुआ है अपने को 4, आधार दिया हुआ है अपने को 3, और कहा जाता है कि भैया आप कर्ण निकालिए। तो जब कभी भी हमें कर्ण निकालना है तो ये जो भुजाएं का मान अपने को दिया हुआ है, भुजाओं का मान, वो भुजाओं का मान इस कर्ण वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। कैसे करेंगे कि कर्ण तो हमें ज्ञात करना ही है, आधार का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ 9 और लंब का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे हम 16। जब इन दोनों का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा तो इसका रूट हम निकाल के यहाँ हमारे पास कर्ण आ जाएगी 5। तो इस तरह से दोस्तों ये भुजाओं का मान निकाला जाता है। अब इसमें मैं आपको एक विस्तारित रूप सिखाता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये लाल बटावा कक्का के ऊपर जितने भी फॉर्मूले बनते हैं सबसे पहले वो सिखाने जाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के विस्तारित रूप की। लेकिन वो विस्तारित रूप आप कब सीख पाओगे, जब आपको ये वाले सारे के सारे फॉर्मूले मैं सिखा दूंगा तब। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने इस लाल बटावा तत्व वाला फॉर्मूले। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये फॉर्मूले है 3 अक्षरों का। 3 अक्षरों का ये फॉर्मूला है, लंब बटावा कर्ण, आधार बटावा कर्ण, लंब बटावा आधार। ठीक इसको उल्टा कर देते हैं, कैसे, आधार बटावा लंब, कर्ण बटावा आधार और कर्ण बटावा लंब। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बार तो हमें इस तरह से चलना होता है और एक बार हमें इस तरह से चलना होता है। अब वो चलना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है थीटा के ऊपर। चलना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है थीटा के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूं कि थीटा जो है वो कितने होते हैं। तो थीटा दरअसल 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिनको हम कहते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। ये 6 प्रकार के थीटा होते हैं दोस्तों, ये 6 प्रकार के थीटाओं के मान होते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो पहला थीटा है, हम शुरुआत यहां से करते हैं और इधर को चलते आते हैं। ये जो पहला थीटा है साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटावा कर्ण।
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटेवा कर्ण। तो हम इसको यहां पे लिख देंगे दोस्तों लंब बटेवा कर्ण। या इस तरह से आपको समझ में ना आए तो इसको एल बटेवा में के भी लिख सकते हैं। साइन थीटा का ये फॉर्मूला हो गया लंब बटेवा कर्ण। ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान हम रख देंगे आधार बटेवा कर्ण। कोस थीटा का मान हम रख देंगे आधार बटेवा कर्ण। टेन थीटा का मान हम रख देंगे लंब बटेवा आधार, लंब बटेवा आधार। ठीक इसी प्रकार से ये वाली पोजीशन थी हमारी बाईं से दाईं ओर, ये वाली पोजीशन थी हमारी बाईं से दाईं ओर। लेकिन जब हमें tan थीटा तक मान निकाल लिए और हमें कोट थीटा से मान निकालना शुरू करेंगे हम, तो हमें चलना होगा दाईं ओर से बाईं ओर। अब हम दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोट थीटा जो है उसका मान इसका रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। कैसे? इसका रिवर्स होएगा आधार बटेवा लंब, आधार बटेवा लंब। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा चलना तो हमें इधर है, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ चलना है हमें, लेकिन चलना भी किस तरह से है, उल्टी तरह से। तो उल्टी तरह से जब अपन चलेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटेवा आधार। सेक थीटा का मान हो जाएगा यहाँ कर्ण बटेवा आधार। और जो बाकी बच गया कर्ण बटेवा लंब, वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा का, कोसेक थीटा का। तो इस तरह से ये 6 प्रकार के थीटा होते हैं दोस्तों, जिनके अलग अलग फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब इन फॉर्मूलों का यूज किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब हम देखते हैं दोस्तों इनके कुछ और भी फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास साइन थीटा, ये है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा को हम कह सकते हैं 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला थीटा अपने जस्ट नीचे वाले के अपोजिट होता है। ये वाला थीटा जस्ट अपने नीचे वाले, सबसे नीचे वाले के अपोजिट होता है। तो अपोजिट निकालने के लिए हमने कहा 1 कोसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ कोस थीटा को किस तरह से लिख देंगे, 1 सेक थीटा। कोस थीटा को 1 सेक थीटा के रूप में रख देंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे tan थीटा की, हमारे tan थीटा की। तो tan थीटा को हम कैसे लिख देंगे, 1 कोट थीटा। ठीक इसी प्रकार से हम कोट थीटा को किस तरह से लिख देंगे, 1 tan थीटा। ठीक इसी तरह से हम सेक थीटा को किस तरह से लिख देंगे, 1 कोस थीटा। और ठीक इसी तरह से हम कोसेक थीटा को कैसे लिख देंगे, 1 साइन थीटा। ये थे हमारे थीटाओं के अपोजिट मान या थीटाओं के विपरीत मान। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ आगे। जब हम इसके आगे की बात करते हैं तो हमें कुछ फॉर्मूलों का विस्तारित रूप जानने को मिलता है। दोस्तों आज तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं एक आपको बेसिक वाली चीज बता देता हूं। आज तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर।
और सीधा सा आपने रट्टा मार रखा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से आपने सीख रखा होगा। लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस फॉर्मूले का निर्माण कहां से हुआ है। आपने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस a प्लस बी के स्क्वायर को हमने इस तरह से कहां और क्यों रख दिया। इसको -2ab भी तो रख सकते थे ना, लेकिन इसके पीछे राज है। वो राज क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का निर्माण किस तरह से हुआ है। तो मैं बताता हूं आपको दोस्तों, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम यूं कह सकते हैं कि ये a प्लस बी जो है वो 2 बार यूज किए गए हैं। जब कभी भी अपने को कहा जाता है कि 5 का होल स्क्वायर, तो अपन यूं भी कह सकते हैं ना कि 5 गुणा 5 में 2 बार इनको गुणा कर दो, वो होल स्क्वायर हो गया। या अपने को कहा जाता है कि 6 का होल स्क्वायर, तो अपन यूं भी कह सकते हैं ना कि 6 गुणा 6 2 बार लिख दो, इनका होल स्क्वायर ही माना जाएगा। ये क्यों माना जाएगा, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जब इसको आगे पढ़ते हैं तो हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी। ये 2 बार लिखा हुआ भी इस a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर ही होगा दोस्तों। a प्लस बी के होल स्क्वायर कह दो या a प्लस बी या a प्लस बी, उसको 2 बार लिख दो गुणा में। ठीक ये वाला जो मान है वो ठीक ये वाला मान है, यानी ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है। वो मैंने आपको बता दी बराबर कैसे हैं कि यदि 5 के होल स्क्वायर की बात की जाती है तो भी अपने पास आंसर 25 ही आता है, और जब 5 गुणा 5 किए जाते हैं तो भी अपने पास आंसर 25 ही आते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा दोस्तों। ये वाली चीज मैं आपको बहुत डीप में लेके जा रहा हूँ। ये वाली चीज जो आप पढ़ने जा रहे हो वो मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अभी तक केवल क्या करते आ रहे थे आप, केवल फॉर्मूला याद करते और रखते आ रहे थे, लेकिन फॉर्मूले का निर्माण करना भी कभी कभी आपको सीखना चाहिए दोस्तों कि फॉर्मूले का निर्माण किस तरीके से होता है, किस तरीके से इस फॉर्मूले का निर्माण हुआ है वो मैं बताने जा रहा हूं। अब जब अपन a प्लस बी और a प्लस बी को 2 बार गुणा करते हैं दोस्तों, तो इन दोनों का गुणा करने का एक नियम होता है कि सबसे पहले इस a को आप इन दोनों संख्याओं से गुणा करिएगा और फिर उसके बाद में इस b को आप इन दोनों संख्याओं से गुणा करिएगा। ये एक गुणा करने का भी नियम होता है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं कि इस a को जब इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो सबसे पहले जब a को a से गुणा करते हैं तो a स्क्वायर अपने पास निकल के आता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद जब हम a को b से गुणा करते हैं तो वहां अपने पास निकल के आएगा ab। अब उसके बाद इस a को इन दोनों संख्याओं से तो हमने गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे, इस b को भी हमें इन दोनों संख्याओं से गुणा करना होगा। जब इस b को हम इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो उससे पहले हम रखेंगे यहाँ प्लस का चिन्ह। अब इस b को इन दोनों संख्याओं से जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले यहाँ b को a से गुणा करेंगे तो यहाँ रख देंगे ab, और फिर जब b को b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ये तरीका है दोस्तों फॉर्मूले का विस्तारित रूप जानने का। ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं पूरे YouTube पर आपको सर्च मार के देख लेना, कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये वाला
ये वाली जो कंडीशन अपने पास निकल के आई है दोस्तों, ये वाली कंडीशन निकल के आई है इन दोनों को आपस में गुणा करने के बाद। अब इस वाली कंडीशन से ये वाली कंडीशन अपने पास किस तरह से बनेगी ये हम जानते हैं। तो ये ए का स्क्वायर की जगह तो ए का स्क्वायर हम पुट कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब एक ए बी और एक ए बी को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 2ab। दोस्तों हम एक ए बी तो ये रहा, एक ए बी ये रहा, जब इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 2ab। लेकिन एग्जामिनर हमें कहता है कि आप एक ए बी को और एक ए बी को आप गुणा करिए, तो हमेशा वो रहेगा क्या, एक ए बी ही रहेगा दोस्तों, एक ए बी ही रहेगा। ये खास तौर पे बात ध्यान रखने की है दोस्तों। तो हम क्या कर देते हैं कि इस एक ए बी को और इस एक ए बी को दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2ab, जिसको हम 2ab कहते हैं। और जो बच गया हमारे पास b स्क्वायर, वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला दोस्तों बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। इस 2ab को चाहे यहाँ रख दो, चाहे इस b स्क्वायर को यहाँ रख दो, दोनों बात एक ही है। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा फॉर्मूला था। मैं आपको कोई सा भी बड़े से बड़ा फॉर्मूला हो उसका विस्तारित रूप बताऊंगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं रटना नहीं सिखाता, मैं सिखाता हूँ चीज को समझना। चीजों को समझते किस तरह से हैं, उनका डिस्क्रिप्टिव किस तरह से देते हैं। जब अपने को उनका विस्तारित रूप मालूम हो जाता है तो सोल्व तो हर किसी को करना आता है। इतने बड़े पेज को अगर अपने को कहा जाए कि इसको शॉर्ट बनाना है तो हर कोई बच्चा भी, टाबर भी उसको शॉर्ट बना देगा। लेकिन जब हमें कहा जाता है कि ये आपको एक इतनी सी चीज दी जाती है और इसको इतना बड़ा करके दिखाना है आपको, तो उसको उतना बड़ा करके दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। तो ये अपना पहला फॉर्मूला था। ये है हमारा दोस्तों पहला फॉर्मूला, ये है हमारा a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर मैं आपको पूछ लूं कि यदि ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखा दिया a प्लस बी के स्क्वायर का, और अब आप बताओ a माइनस बी के स्क्वायर का, a माइनस बी के स्क्वायर का विस्तारित रूप बताओ, तो आप बता सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक गहन अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको इतना